नमस्कार। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की नींव किस पर रखी है? वो है एक किताब, एक दस्तावेज, भारत का संविधान। पर कभी सोचा है ये बना कैसे? इसे लिखने वाले कौन थे और किन किन बहसों और विचारों ने मिलकर इसे वो शक्ल दी जो आज है? तो चलिए आज इसी शानदार कहानी को परत दर परत समझते हैं। तो मूल सवाल यही है, भारत का संविधान आखिर लिखा कैसे गया? ये सिर्फ कुछ कानूनों की किताब नहीं है, ये एक नए देश के जन्म की कहानी है। आइए इस सफर पर निकलते हैं। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले तो ये जानेंगे कि संविधान सभा की मांग उठी कैसे, फिर देखेंगे कि इसका गठन कैसे हुआ, इसने काम कैसे किया और इसका मकसद क्या था। फिर संविधान बनाने की असल प्रक्रिया पर बात करेंगे और आखिर में सभा से जुड़ी कुछ आलोचनाओं पर भी नजर डालेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं संविधान सभा की मांग की। देखिए, ये कोई ऐसा विचार नहीं था जो रातों रात आ गया। इसकी जड़ें हमारे स्वतंत्रता संग्राम में बहुत बहुत गहरी थीं। इस सोच को हकीकत बनने में कई दशक लग गए। 1922 में ही महात्मा गांधी ने कह दिया था कि भारत का संविधान बनाने का हक सिर्फ भारतीयों को है। फिर 1928 में नेहरू रिपोर्ट के जरिए एक कोशिश भी हुई और फिर आखिरकार 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान के तहत वो घड़ी आई जब संविधान सभा बनाने का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया। तो जब यह तय हो गया कि संविधान सभा बनेगी, अगला बड़ा सवाल था कि इसमें होगा कौन? भारत की तकदीर लिखने की यह जिम्मेदारी आखिर किसे दी जाएगी और उन्हें चुना कैसे जाएगा? सबसे पहले ये एक नंबर देखिए, 389। जी हां, यही थी हमारी संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या। तो कुल मिलाकर 389 सदस्य तय किए गए, जो उस वक्त के भारत के अलग अलग हिस्सों से आने वाले थे। अब सवाल ये उठता है कि इन 389 लोगों का ये बंटवारा हुआ कैसे? इसका बंटवारा भी बड़ा दिलचस्प था। इन 389 सीटों में से 296 सीटें तो सीधे ब्रिटिश भारत के प्रांतों से आनी थी और बची हुई 93 सीटें देसी रियासतों के लिए रखी गईं। और इसका आधार क्या था? मोटा मोटा हिसाब था कि हर 10 लाख लोगों पर एक प्रतिनिधि होगा। इतना ही नहीं, मुस्लिम और सिख जैसे समुदायों को भी उनकी आबादी के हिसाब से प्रतिनिधित्व दिया गया। अच्छा, तो सभा बन गई, सदस्य भी आ गए, पर काम शुरू कैसे हुआ? उनका मकसद क्या था? उनका विजन क्या था? सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई, जिसके अस्थायी अध्यक्ष बने डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक 2 दिन बाद 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। और फिर आई वो ऐतिहासिक तारीख 13 दिसंबर, जब जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, जिसने एक तरह से हमारे संविधान की आत्मा की नींव रख दी। इस प्रस्ताव में एक आजाद, संप्रभु गणराज्य भारत का सपना था। मतलब एक ऐसा भारत जहां हर नागरिक को न्याय मिले, बराबरी मिले और आजादी की गारंटी हो। यही वो गाइडिंग प्रिंसिपल्स थे, वो रोशनी थी जिसे सामने रखकर हमारे संविधान का निर्माण हुआ। अब आते हैं सबसे बड़े और सबसे मुश्किल काम पर, खुद संविधान को लिखने पर। इतने बड़े और अलग अलग तरह के लोगों वाले देश के लिए एक कानून बनाना ये कोई आसान काम तो था नहीं। तो ये हुआ कैसे? इतने बड़े काम को करने का एक ही तरीका था, उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटना। और इसके लिए बनाई गई कई सारी कमेटियां जो अलग अलग मुद्दों पर काम करती थीं। लेकिन इन सब में जो सबसे अहम थी वो थी प्रारूप समिति, यानी ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। संविधान का पूरा मसौदा तैयार करने की मुख्य जिम्मेदारी इसी समिति की थी। और इस पूरे काम में, इस महायज्ञ में कितना वक्त लगा? पूरे 2 साल, 11 महीने और 18 दिन। सोचिए, यह समय बताता है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने कितनी मेहनत, कितनी बहस और कितनी बारीकी से इस दस्तावेज को तैयार किया होगा। और इतनी मेहनत के बाद वो तारीख आई 26 नवंबर 1949, जब हमारे संविधान को अपनाया गया। लेकिन इसे पूरी तरह से लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। और इसी दिन को हम और आप हर साल गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन क्या यह सब कुछ एकदम परफेक्ट था? क्या इस सभा की कोई आलोचना नहीं हुई? बिल्कुल हुई, और एक संतुलित नजरिया रखने के लिए यह जानना भी उतना ही जरूरी है। तो पहला आरोप यह लगा कि यह सभा असल में एक प्रतिनिधि सभा थी ही नहीं, क्योंकि इसके सदस्यों को जनता ने सीधे सीधे नहीं चुना था। दूसरा, कि यह संप्रभु नहीं थी, क्योंकि इसे तो अंग्रेजों के एक प्रस्ताव के तहत बनाया गया था। और तीसरा ये कि इसमें कांग्रेस पार्टी का बहुत ज्यादा दबदबा था।
हालांकि इनके जवाब में तर्क ये दिया जाता है कि उस वक्त के हालात में पूरे देश में चुनाव करवाना मुमकिन नहीं था और कांग्रेस का दबदबा होने के बावजूद सभा के अंदर हर तरह की विचारधारा के लोग थे और बहसें खूब होती थीं, जो दिखाता है कि सभा ने पूरी आज़ादी से काम किया। तो ये सवाल कि सभा कितनी प्रतिनिधि थी, कितनी संप्रभु थी, ये आज भी इसकी विरासत पर होने वाली बहसों का एक बड़ा हिस्सा है। तो आखिर में हम इस सवाल पर आते हैं, क्या हमारा संविधान एक मौलिक विरासत है या सिर्फ दूसरे देशों की नकल? यह सवाल हमें हमारे लोकतंत्र की जड़ों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है और शायद इसका जवाब इन दोनों के बीच में कहीं है। यह एक ऐसा दस्तावेज है जो दुनिया के बेहतरीन विचारों से प्रेरणा जरूर लेता है, लेकिन जिसकी आत्मा पूरी तरह से और हमेशा भारतीय है। Subscribe for more videos.